नमस्कार मित्रों, मैं मंत्राज स्टडी सर्कल से एसपी सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है एक चैप्टर पढ़ेंगे एनसीईआरटी का क्लास 9th का, जिसका नाम है पीपल एज रिसोर्सेज। जो फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें क्या था, उसमें हम लोगों को जो है अगर हम लोग बात करें तो एक स्टोरी थी, एक विलेज था पालमपुर, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। तो आइए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। पीपल एज रिसोर्सेज, संसाधन के रूप में लोग। तो देखो, रिसोर्सेज क्या है और व्यक्तियों की क्या क्या इनकी आवश्यकताएं होती हैं। तो संसाधन जो है हमारे भारत में कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं, जिसको हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। और कह सकते हैं कि रिसोर्सेज जो है पूरे विश्व में उपलब्ध है। तो हम लोग संसाधन के रूप में बात करें तो सबसे पहले आइए बात करते हैं हम लोग कि ये क्या है, संसाधन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो संसाधन क्या है, तो यानी पीपल, अगर रिसोर्सेज की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है हम लोगों की, अगर जैसे कि बात करूँ जो संसाधन के रूप में लोग, यानी पीपल एज रिसोर्सेज, तो उसमें बात करें हम लोग जो है जैसे कि शिक्षा क्या होगी, जैसे एजुकेशन हो गया, आपकी ट्रेनिंग, मेडिकल केयर और ह्यूमन कैपिटल, स्टॉक, स्किल, प्रोडक्टिविटी, नॉलेज कंबाइंड, ये सब सारी क्या है, ये हमारी जो है कह सकते हैं कि शिक्षा का एक, कह सकते हैं कि शिक्षा का पूरा एक जो है ये एम्बॉडीमेंट है। एम्बॉडीमेंट यानी कह सकते हैं कि एक स्टॉक है। तो रिसोर्सेज के रूप में लोग जो है, इसका हम लोग अगर परिचय की बात करें तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वर्तमान में कि लोग स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, और कह सकते हैं कि हम लोग बात करें अगर चिकित्सा सेवाओं में विभिन्न प्रकार का, कह सकते हैं कि संसाधनों का, ये पूंजी का निवेश किया जाता है। तो अगर निवेश की हम लोग बात करें कि जैसे हम लोग बात करें, अगर एक है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अगर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसमें क्या है कि हम लोग बात करें कि जनसंख्या के बारे में विचार करना, यानी जनसंख्या पर एक विचार करना, यानी कि उत्पादक की दृष्टि से। तो ये क्या है हमारा जनसंख्या कि ये भी क्या है, हमारा एक संसाधन ही है। जनसंख्या जो है हमारा एक संसाधन है। तो ह्यूमन रिसोर्स में अगर हम लोग बात करें तो एक सकारात्मक पहलू है। जनसंख्या क्या है भाई, जनसंख्या भी हमारा एक संसाधन है। तो जनसंख्या में हम लोग अगर चर्चा करें तो यहाँ पर तो ये भी क्या है, एक हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, यानी मानव संसाधन है। भाई जनसंख्या क्या है, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव साइड्स क्या हैं। तो नेगेटिव साइड्स ये हैं जैसे कि मनुष्य कोई भी अगर है, उसको कोई अगर अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, और उसको बाद में अगर बात करें हम लोग, कोई उसका डेवलप नहीं हो रहा है, जैसे उसकी एजुकेशन अच्छी नहीं हो रही है, शिक्षा अच्छी नहीं मिल रही है, तब क्या है, ये जनसंख्या का एक कह सकते हैं कि नेगेटिव पॉइंट बन सकता है यहाँ से। तो हम लोग इसी की जो देखते हुए इसको उद्देश्यों को अगर बात करें हम लोग, तो सबसे ज़्यादा इसीलिए गवर्नमेंट जो वर्तमान सरकार जो हमारी है वो किस पे ध्यान दे रही है, एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, इल्ड्स, रिटर्न्स, जस्टिस, इन्वेस्टमेंट, फिजिकल कैपिटल। अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर मानव पूंजी निर्माण के बारे में बात करें तो इसमें क्या है, ये मानव पूंजी निर्माण कैसे संभव है, कैसे हो सकता है। इसमें अगर विशेष तौर पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या हो कि अच्छी अच्छी मेडिकल सुविधाएं दी जाएं, एजुकेशन को सही किया जाए, और वहाँ की जो भौतिक पूंजी, कह सकते हैं मानव पूंजी को सही रिसोर्सेज के रूप में उसको जो क्या किया जाए, यूज़ किया जाए। वहाँ पे क्या है, लोगों को अच्छी अच्छी हेल्थ सेंटर बना दिए जाएँ। और उसके बाद में हम लोग बात करें कि यही क्या है, ये लोगों को अच्छी अच्छी कह सकते हैं फैसिलिटी दी जाए, शिक्षा दी जाए, और स्किल डेवलपमेंट के द्वारा उसको स्किल किया जाए, यानी कुशल श्रमिक के रूप में बनाया जाए। तो क्या है, वो हमारा एक कह सकते हैं कि श्रमिक, यानी कुशल श्रमिक बनने का एक तरीका है, और वो भी हमारे क्या है, एक भौतिक रूप से कह सकते हैं संसाधन का हिस्सा है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, देखें जी यहाँ पे दिया है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो देखिए क्या है, ये हरित क्रांति क्या है। ये 1961 में कह सकते हैं कि हमारी जो योजना आयोग है, यानी प्लानिंग कमीशन के द्वारा एक कह सकते हैं कि एक ये रिवॉल्यूशन लाई गई, क्रांति लाई, ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी कृषि प्रौद्योगिकी में बढ़ावा देने के लिए जैसे तरह तरह के कृषि यंत्रों का प्रयोग है। और हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था HYV, यानी हैवी यील्ड वैराइटीज सीड, कहते हैं इनका जो है प्रयोग किया जाए, यानी उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग किया जाए। ये भी क्या है हमारे, ये कह सकते हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन का ही पार्ट था, यानी हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति की अगर बात करें तो हरित क्रांति जनक कौन माने जाते हैं, स्वामीनाथन माने जाते हैं। स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगर विश्व में हम लोग बात करें हरित क्रांति के जनक कौन है, यानी नॉर्मन बोरलॉग।
तो इसलिए जो है हम लोग बात करें कि हरित क्रांति क्या थी, इसने क्या किया कि कृषि में यंत्रों के द्वारा विभिन्न प्रकार के आईटी रिवोल्यूशंस स्ट्राइकिंग स्ट्रेंथ हाउ टू इम्पोर्टेंस ह्यूमन कैपिटल, मानव की जो कह सकते हैं कि आवश्यकताएं थी उसकी पूर्ति के लिए कृषि में विभिन्न तरीके के बदलाव किए गए। हैवी यानी HYV यानी हम लोग बात करें तो हैवी यील्ड वैरायटीज़ के सीड्स को प्रयोग किया गया और विभिन्न प्रकार की मशीनरी का प्रयोग किया गया। इसका मशीनरी का प्रयोग किया गया और विभिन्न प्रकार के सीड्स को इसमें कह सकते हैं उपयोग में लाया गया। ये क्या है, हमारे ये भी कह सकते हैं संसाधन के रूप में ही एक हमारी उसकी बढ़ोतरी के लिए इसका हमारा जो है पार्ट है, संसाधन का ही पार्ट है। तो इसमें क्या है, जैसे कि हम लोग देखें, अगर हम लोग बात करें हेयर इज ह्यूमन कैपिटल और इसके बाद पीपल एज रिसोर्सेज, बात करें मानव के संसाधन के रूप में लोग क्या हैं, जैसे कि हम लोग बात करें हेयर इज ह्यूमन कैपिटल मीन्स यही मानव पूंजी है। क्या है, हमारी हेल्थ, अगर हमको हेल्थ की फैसिलिटी मिल रही है, अब देखो यहाँ पे ये बात की गई है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी जैसे श्रमिक है, अगर क्या है ये भी टेलर है, जैसे क्या है इसको भी अगर रोज़गार दे दिया जाए या कई कंपनियों में जो है उसको रोज़गार दिया जाए या उसको शिक्षा के क्षेत्र में उसको कह सकते हैं कि रोज़गार मिल जाए, तो भी क्या है हमारे जो है मानव के ये मानव पूंजी का ही एक हिस्सा है। तो हम लोग एक अगर स्टोरी की बात करें तो एक स्टोरी यहाँ पे जैसे दी है, ये वाली स्टोरी ऑफ शकल। तो शकल क्या, एक लड़का है, तो कह रहा है कि वो दो मित्र थे, शकल जो है दो मित्र यानी दो, एक उसका एक फ्रेंड होता है जिसका नाम विलास। तो क्या करते हैं वो जो है यानी शकल की जो आयु है 12 वर्ष, उसकी माँ जो शीला है वो क्या है, शीला यानी दूसरे क्या करती है, वो घर का कामकाज देखती है। उसके पिता बूटा चौधरी हैं, कौन है, बूटा चौधरी, वो क्या है यानी कह सकते हैं कि डोमेस्टिक फोर्स। उसकी माँ जो है शकल हेल्प मदर, यानी शकल जो है लड़का अपनी माँ की कह सकते हैं कि घर में जो है कार्य में मदद करता है। तो उसके बाद में क्या देखता है कि वो उसका एक कह सकते हैं कि यंगर ब्रदर, एक बड़ा भाई है, और जीतू सिस्टर सीतू है, और अंकल श्याम हैज़ पास्ट। तो उसके जो अंकल है वो क्या है, पास्ट मतलब जो है गुजर गए हैं। तो उसकी जो है मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन की जो शिक्षा है वो कितनी हो पाई है, मैट्रिकुलेशन की शिक्षा हो पाई है। तो अगर हम लोग बात करें कि बूटा और शीला ये भी चाहते थे कि हमारा बच्चा यानी आगे पढ़ जाए, उसको जो है काफ़ी क्या किया जाए कि मतलब कह सकते हैं कि एक बड़े स्कूल में जैसे कि माध्यमिक स्कूल में और उसके बाद में जो है डिग्री कॉलेज में उसको शिक्षा दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो उसका। तो धीरे धीरे क्या होता रहा कि आगे जो है हम लोग कह सकते हैं कि उसने अगर बात करें दूसरे स्कूल में उसने दाखिला लिया, उसके बाद में उसने धीरे धीरे क्या किया, अपनी शिक्षा को उसने कंप्लीट किया। और आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद वह क्या किया, एक कंपनी में एक जॉब पा गया, प्राइवेट कंपनी में जॉब पा गया। उसके माध्यम से उसने क्या वहाँ एक कह सकते हैं सॉफ्टवेयर विकसित किया, जिसके माध्यम से उसने जो है वहाँ की जो संस्था थी उसने क्या किया, उसको जो है उसको प्रमोशन दे दिया, कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर उसने विकसित किया भाई, कोई न कोई उसके द्वारा तकनीक का यूज़ किया गया होगा, इसीलिए उसको क्या कर दिया गया, उसको जो है पुरस्कृत कर दिया गया वहाँ की संस्था द्वारा। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि शकल और विलास जो है, तो उसमें अगर हम लोग बात करें कि एक और जो दूसरा विलास जो लड़का है उसके पिताजी जो हैं वो क्या करते हैं, यानी मछली बेचने का कार्य करते हैं। और उसकी कुछ दिन बाद उसके पिताजी क्या है बीमार पड़ जाते हैं। उसके बाद में जो है उसका जो आगे का जो उसकी देखभाल जो है विलास के जो कह सकते हैं पिता जो है उसका, इनके नाम क्या नाम, उनका महेश नाम है, और वो क्या थे, मछुआरे थे। लेकिन वो क्या हुआ, कुछ समय बाद उनके पिताजी गुजर जाते हैं और उसके बाद में वह लड़का 2 ईयर्स ओल्ड, 2 साल का रहता है। मदर गीता सोल्ड फिश, उसकी माँ जो है वो उसके पिताजी जो मछली बेचने का काम करते थे मछुआरे का, उसी की जगह पे वो काम करने लगती हैं। तो वो भी मछली बेचने का काम करती हैं। तो यानी कह सकते हैं कि वो पास की मंडी से मछलियाँ खरीद कर और नियर गाँव में बेचती हैं, और कह सकते हैं सेलिंग फिश बेचती हुई ये क्या है अपने कह सकते हैं पेशेंट ऑफ थर्ड हिज मदर कुड अफर्ड टेक हिम डॉक्टर। और कुछ पैसा जो है वो क्या है, उसका पैसा जो है कहाँ चला जाता है, उसका जो स्वास्थ्य में खर्च हो जाता है। कह सकते हैं कि उसकी जो उसका बड़ा भाई जो है उसकी भी देखभाल करता है, और उसकी मदर जो है क्या करती है, कुकिंग खाना बनाने का काम करती हैं। और उसकी जो मदर जो है एक बार क्या हुआ, फिर यानी बीमार पड़ गई। उसके बाद में क्या हुआ, उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था तो फैमिली सपोर्ट के लिए, तो विलास क्या करता है, तो उसमें जो है वो बेचने लगता है मछली अपनी माँ की जगह पर। पहले उसके पिता ही बेचते थे, पिता गुजरने जाने के बाद में उसकी माँ ने शीला ने उसका जो है शहर में का काम शुरू कर दिया। उसके बाद में जब उसकी माँ बीमार पड़ गई तो उसके लिए सपोर्ट के लिए कोई नहीं बचा, तो उसने क्या किया, तो विलास ने अपने कह सकते हैं कि खुद बेचना शुरू किया, उसने मछली को बेचना शुरू किया। और उसने जो है कह सकते मदर एंड ओनली मैरिज कोर्स मेग्री कोर्स कम। तो उसकी जो मदर थी वो बेचारी बहुत मतलब इस चीज़ में दुखी होती थी कि मेरा बेटा जो है अच्छे से पढ़ नहीं पाया है। और एक क्या था, शकल उसका दोस्त था, वो एक कंपनी में सेटल हो गया था, उसको प्राइवेट जॉब मिल गई थी। तो हम लोग अगर ये बात करें तो यहाँ पर तो कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है
करने के कई तरीके होते हैं। जैसे कि हम उसमें वो क्या था, वो परिवार जो है उसमें स्टोरी में दिखाया गया है कि बात करें कि वो मछली में पालन करते थे, तो मछली के पालन के द्वारा जो है अपना पेट पालते थे। और वहाँ पे हम लोग बात करें कि एजुकेशन और हेल्थ, कैसे एक बच्चा जो है अगर उसकी हेल्थ और एजुकेशन सही है तो वो कहीं भी जो है उसको हायर अर्निंग जो है मतलब कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक वो कमा सकता है। और सोसाइटी में जो है एजुकेशन जो है कह सकते हैं कि हमारे जो एजुकेटेड पेरेंट्स अगर हैं तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे और उसके जो है अच्छे अच्छे कह सकते हैं कि खान पान व्यवस्था, उसकी सब सारी सुविधाएं जो है उसको उपलब्ध कराएंगे। तो जिससे क्या होगा, उसकी हाइजीन हाइजीन होता है, उसकी जो कैपेसिटी है कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन हाइजीन पोषण जो है उसका सही होगा, तभी उसकी जो है क्या एजुकेशन और स्कूल की जो गुड हेल्थ मतलब अच्छी उसको स्वास्थ्य सुविधा मिल पाएगी। उसके बाद में वर्च्यू साइकिल द सर्टन ऑफ द केसेस, आपने देखा होगा किसी ये सब क्या है, ये पूरा एक कह सकते हैं कि मानव संसाधन का ये पूरा दुष्चक्र है, जिसको जो है कि जैसे अदर कंट्री में बात करें हम लोग, जैसे जापान है जो बहुत ज़्यादा क्या करता है, शिक्षा पे इन्वेस्टमेंट करता है और कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में, जो संसाधन है उसके बारे में जो है काफ़ी वो सोचता है। और ऐसे ही बहुत सारे जो कंट्री हैं जो थोड़ा डेवलप्ड कंट्री है, रिच कंट्री हैं, तो वहाँ क्या है, वहाँ पे अधिक से अधिक लोग जो है विकसित कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे हेल्थ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ऐसे हम लोग भारत में बात करें तो भारत में कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर जो है हेल्थ की सुविधा उपलब्ध नहीं है, और इसीलिए ये लोग क्या हैं वहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग जो है अच्छी शिक्षा को, यानी कह सकते हैं कि जो रिच कंट्रीज़ हैं वही अच्छी शिक्षा को क्या है डेवलप कर पा रहे हैं अपने यहाँ पे विभिन्न प्रकार के कॉलेज, और जो है कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो फैक्ट्रीज़ हैं और विभिन्न प्रकार के जो लोग वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को स्थापित कर पा रहे हैं। अगर हम लोग बात करें कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो देखो पॉपुलेशन ये किस पर डिपेंड करती है, इसकी जो कह सकते हैं लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, हेल्थ ऑफ द पर्सन, उस व्यक्ति की उसकी जो है कह सकते हैं हेल्थ स्वास्थ्य कैसा है, इस पर डिपेंड करती है पॉपुलेशन। अगर हम लोग का बात करें पॉपुलेशन, देखो पॉपुलेशन का ज़्यादा होना ये कह सकते हैं कि ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट नहीं, लेकिन उसका जो व्यवस्थित अगर उसका अरेंजमेंट सही से हो जाए, जैसे लिटरेसी रेट, वहाँ की साक्षरता दर सही अगर है और वहाँ के लोग हेल्थ हैं मतलब स्वस्थ हैं, अगर उसका जो इंडिया सूचित करता है हमको ये बताता है कि यहाँ के लोग बिल्कुल एकदम स्वस्थ हैं, तो क्या है ये यानी गुड क्वालिटी कह सकते हैं क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटेड डिसाइडेड, तो वहाँ की जो ग्रोथ यानी समृद्धि दर है जो वो काफ़ी क्या है वो अच्छी होगी। लिटरेसी रेट और हेल्थ पॉपुलेशन ये भी क्या होगा, इसमें इसका महत्वपूर्ण योगदान होगा। भाई अगर एजुकेशन की हम लोग बात करें तो देखो एजुकेशन में हम लोग बात करें तो शकल क्या है, कह रहा है कि एक जो लड़का है उसका जो कह सकते हैं जीवन कैसा है, एक कह सकते हैं कि ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन गुड जॉब है सैलरी उसके पास, जो जॉब तो उसको मिल गई थी प्राइवेट जॉब है, लेकिन जो है उसका जीवन जो अच्छे से कह सकते हैं नॉट ओनली द सकल एजुकेशन कंट्रीब्यूट टुवार्ड द ग्रोथ सोसाइटी ऑल्सो। लेकिन जो बच्चा कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर अच्छे से पढ़ गया है, उसकी कह सकते हैं शिक्षा अच्छे से, अगर उसकी शिक्षा उसको अगर एजुकेशन उसको अच्छी प्राप्त हो गई है तो क्या करेगा वो, भाई दूसरों को भी शिक्षित कर सकता है। तो यानी शिक्षा क्या है, यानी एक कह सकते हैं कि अगर आप शिक्षित हैं तो आप पूरे अपनी फैमिली को, आप अपने जो सराउंडिंग चारों तरफ वातावरण में कह सकते हैं हमारे जो नेबर्स हैं उनको भी आप शिक्षित कर सकते हैं, और आप जो है कोई स्कूल कॉलेज के माध्यम से आप पढ़ा करके अनेकों विद्यार्थियों को आप शिक्षित कर सकते हैं। तो उसमें ये बताया गया है कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के रिसोर्सेज हैं और जिससे आपको क्या होगा, अर्निंग भी होगी। ऐसे ही हमारे भारत में एक NEP नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम एजुकेशन पॉलिसी को चलाया गया है। सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसको बोलते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसके द्वारा क्या हुआ कि देखा गया कि भारत में देखो लिटरेसी रेट, ये हमको आंकड़ा ये दिए गए हैं कि यहाँ पर जैसे कि 1951, अगर हम लोग बात करें 1951 की बात करें, 1961, फिर ये 71, तो देखो यहाँ पर क्या पर्सन, ये आपको जो ये दिख रहा है ग्रीन कलर का, आपको जो ब्लू कलर का जो पर्सन है ये क्या है, पर्सन है, और ये मेल है और ये फीमेल है। पर्सन मीन्स पूरे, अगर व्यक्ति की बात करें पूरे भारत में अगर लिटरेसी रेट मीन्स साक्षरता दर क्या होता है, साक्षरता दर, अगर पूरे भारत में बात करें साक्षरता दर की, तो वर्तमान में अगर 2011 यानी इसकी जो कह सकते हैं कि लिटरेसी रेट जो है 2011 के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार कितनी है, 74% है। कितनी है, 74% है। लिटरेसी रेट मीन्स होता है साक्षरता दर, यानी अगर हम लोग बात करें कि साक्षरता की बात करें तो यहाँ पर लगभग 100, कितने 100 में से 74% लोग कैसे हैं, साक्षर हैं भारत में। अगर जैसे कि हम लोग बात करें तो कितने, यानी 74 लोग कैसे हैं, साक्षर हैं, और बाद बाकी जो है वो बिना पढ़े लिखे हैं। तो यहाँ पे साक्षरता की एक अगर मापन की बात करें, इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, तो इसमें हम लोग बात करें कि प्रत्येक भारत का वह नागरिक कह सकते हैं कि जो है एवरी कह सकते हैं कि जो सिटीजन ऑफ इंडिया हु कह सकते हैं कि लिटरेट, साक्षर वो होगा जिसकी एज जो है वो कितनी, एज है 7 ईयर हो,
और वह अपना जो नाम है वो नाम लिखना जानता हो। क्या जानता हो? अपना नाम लिखना जानता हो, वह साक्षर कहा जा सकता है। लेकिन हम अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य की दर से बात करें तो इसका जो है कह सकते हैं कि जो इसका मेजरमेंट जो है, इसका तरीका है, ये ज़्यादा बेटर नहीं है। क्योंकि भाई कोई व्यक्ति है, इसको अगर किसी को सिखा दिया जाए कि आप अपना नाम लिख लें तो वो साक्षर हो जाता है? नहीं। जब तक उसको अच्छे से पढ़ने और लिखने का, यानी पढ़ने का, रीड करने का और लिखने का, तो इसका ये पूरा पूर्णतः ज्ञान नहीं होगा, तब तक जो है साक्षर ना माना जाए हमारे अकॉर्डिंग जो है। तो इसमें जो है क्या सरकार को कुछ, यानी इसकी कमियां हैं, उसको जैसे दूर किया जाए। तो यानी इन्होंने, लेकिन सरकार की जो डेफिनेशन है वो क्या है, यानी वह व्यक्ति जो 7 साल का हो, यानी 7 वर्ष की उसकी एज हो, और वह क्या करे, वह जो है व्यक्ति पढ़ लेता हो, यानी लिखना जानता हो, लिखना और पढ़ना जानता हो, तो क्या कहलाएगा? वो साक्षर कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो पर्सन की बात करें तो यहाँ पे कितना, ये 70 दिया है, यहाँ पे जो है 70 दिया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कितना, 70, लगभग 74%। कितना यहाँ पे साक्षरता कितनी है? 74। और ये देखो ये रेड से इंगित किया गया है, जिसमें से व्यक्ति जो मेल है, मेल कितना, लगभग 82%। कैसे 82% लोग कैसे हैं? यहाँ पर जो हम लोग बात करें कि 82% लोग जो हैं वो कैसे हैं? साक्षर हैं, अगर मेल की बात करें। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल का लगभग कितना है? इसका देखो कम है। फीमेल कितना है? ये आपका लगभग 65%, यानी फीमेल का जो है 65% ही है। और मेल कितना है? 84, यानी 82% लगभग जो है मेल साक्षर है। और कुल साक्षर यानी टोटल हम लोग बात लिटरेसी रेट की बात करें तो कितना है? 74% है। तो टोटल पूरे भारत की हमारी साक्षरता कितनी है? तो उसमें अगर हम लोग बात करें कुछ ऐसे स्टेट है हमारे, तो ये अकॉर्डिंग टू 2011 के आंकड़ों के अनुसार, अब हम लोग यहाँ पे जैसे बात करें कि 1951 यानी 1991 जब इसकी जनगणना हुई थी। अब देखो जो जनगणना होती है, अगर हम जनगणना की बात करें, जैसे व्यक्तियों की जनगणना है तो उसमें साक्षरता दर सब कुछ मेजरमेंट किया जाता है, उन्हें पर कैपिटा इनकम ये सब कुछ निकाला जाता है। तो उसमें 1951 की बात करें तो यहाँ पे जो है हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि मात्र कितनी थी साक्षरता? ये 18% थी। कितनी थी? यहाँ पर जो है 18% साक्षरता दर थी। कितनी साक्षरता दर थी? 18%। धीरे धीरे 1951 से बढ़कर कितनी हो गई? उसके बाद देखो ये अलग 1961 में कितनी हो गई? 40%। सॉरी, ये कितनी हो गई हमारी जो है 28%। उसके बाद कितनी हो गई? लगभग 30, कितनी हो गई? 35%। उसके बाद में 45। उसके बाद कितनी हो गई? फिर 1961 में कितनी हो गई? ये आपकी 52%। फिर 2001 में ये कितनी हो गई? आपकी कैसे 65%। अब जो हम लोग वर्तमान परिप्रेक्ष्य की दर से बात करें तो यहाँ पर 2011 में कितनी हो गई है? 74%। आपकी कुल ओवरऑल पूरे अगर हम लोग भारत की बात करें तो साक्षरता लिटरेसी रेट वो कितनी है? वो हमारी जो है 74% है। और जिसमें मेल की कितनी है? यानी मेल जो है वो आपके 82%, और आपकी फीमेल जो है वो कितनी है? वो लगभग जो 50 कितनी है? 65% लगभग। तो हम लोगों ने देखा साक्षरता। तो ये अगर हम लोग पूरे भारत में अगर बात, कुछ स्टेट जो हैं, जैसे स्टेट की बात करें हम लोग तो सबसे जो ज़्यादा साक्षर स्टेट कौन सा है? वो आपका है केरला। कौन सा है? केरला है, लगभग 100। इसमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य दर से बात करें तो 100% है। और 2011 के आंकड़ों के अनुसार बात करें तो ये कितना है? 94% लगभग जो है, 94% जो है उसकी साक्षरता है सबसे ज़्यादा। सबसे कम बात करें तो सबसे कम किसकी है? बिहार। तो ये बिहार जो हमारा क्या है? ये सबसे कम साक्षरता दर है यहाँ पर इसकी। तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर? तो ये देखो कह रहा है, पूछ रहा है कि 1951 में कितनी थी? तो 18% थी। और उसके धीरे धीरे 2020 में अगर हम लोग बात करें तो इस समय अगर बात करें हम लोग तो लगभग 80 के आसपास जो है यहाँ की साक्षरता दर है। लेकिन जो 2011 के आंकड़े में उसके अनुसार कितनी है? 74 ही है। अब नेक्स्ट आपकी 2011 के बाद में 10 साल के बाद जनगणना कब होती है? आफ्टर 10 ईयर्स। जैसे कि 2011 में हुई है, और प्लस उसके 10 साल बाद में 2021 में होगी। अब कब? 2021 चल रहा है, लेकिन कोरोना के कारण क्या है उसको अभी हाल रोक दिया गया है। तो उसके बाद में अगर हम लोग बात करें कि अगर बजट में बात करें हम लोग तो यहाँ पे दिया है कि कुछ यूनियन गवर्नमेंट जो है हमारी, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट जो है हमारी जीडीपी का जो 2.7% जो है वो क्या करती है? लिटरेसी रेट पर खर्च करती है। उसके बाद में 18% जो है मैंने बताया, जैसे कि आपको 18% कब थी? 1951 में। उसके बाद में 74% जो किसके का आंकड़े के अनुसार? 2011 के आंकड़े के अनुसार। जैसे कितनी, ये सारा हम लोग आपको ये डाटा बताया था आपको। तो देखो अगला जो है आपका 12th प्लान्ड, ये आपका यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना की हम लोग बात करें तो हमारे भारत में ग्रोथ इन एनरोलमेंट रेशियो GER इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर जो शिक्षा का जो कह सकते हैं कि जो नामांकन रेशियो है वो हायर एजुकेशन में, यानी कह सकते हैं हायर मीन्स कह सकते हैं उच्च, यानी उच्च शिक्षा हायर इसको बोलते हैं। हायर होता है जैसे कि मान लीजिए आप डिग्री कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, सबसे पहले आप जब प्राइमरी लेवल से आप कहाँ जाएंगे? जूनियर में। और उसके जूनियर के बाद आप कौन शिक्षा प्राप्त करेंगे? हायर में। हायर होता है आपका हाई स्कूल इंटर जो भी है, यानी उसके बाद में अगर जाएंगे डिग्री कॉलेज में तो ये माध्यमिक, सॉरी ये कौन सा होगा? ये आपका माध्यमिक के बाद में फिर आप हायर जाएंगे। हायर में क्या? डिग्री कॉलेज में। तो यहाँ पे हम लोग वही बताया गया है कि हायर एजुकेशन में क्या है?
यहाँ पर 18 से लेकर के 23 ईयर के लोग जाते हैं। तो यहाँ पर इसका जो 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार देखें कितना 25.2% इसका जो है ग्रोथ रेट है। इसका कितना GR का इसका जो है यानी कितने परसेंट बच्चे लगभग जो है हायर में जाते हैं। तो उसका जो भारत सरकार ने 2021 में जो आंकड़े दिए थे वो कितने दिए 30 पर। लेकिन अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें हम लोग तो अब क्या है उसमें कुछ बढ़ा है बिल्कुल नहीं। और उसमें इसका जो रेशियो है लगभग जो है मुझे लग रहा है कि कम हो गया होगा, क्योंकि कोरोना के कारण जो है क्या हुआ, कोरोना के कारण जो है कोविड-19 के कारण तो क्या हुआ, स्कूल तो 2 साल से बंद ही है। तो यहाँ पे बच्चे क्या हैं एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं और ना कोई उसका रेशियो बढ़ा है, यानी एडमिशन लेने का रेशियो बढ़ा है नहीं बढ़ा बिल्कुल नहीं। तो मेरे यानी आंकड़ों के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो यहाँ क्या हुआ है कि बिल्कुल जो है नहीं बढ़ा होगा। अगर अब हम लोग बात करें यहाँ पे 1951 यहाँ से लेकर के हम लोग अगर बात करें कि नंबर ऑफ़ कॉलेजेस यहाँ पर से कितने 750 कॉलेज थे कितने 1950-51 में। फिर नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटी तब कितनी थी 30 थी। उसके बाद में स्टूडेंट कितने थे ये 2,63,000 थे। उसके बाद में टीचर्स कितने थे 24,000। यानी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में टोटल यानी गवर्नमेंट कॉलेज जो थे वहाँ 24,000 टोटल स्कूल मतलब जो ये आंकड़ा जो हमारा कैसा है वो आपका सरकारी आंकड़े हैं किसके यानी MHRD इसको यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट यानी मानव शिक्षा संसाधन मंत्रालय इसके द्वारा जो है क्या दिए ये आंकड़े दिए जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट स्कूल के आंकड़े हैं। तो यानी लगभग जो है टीचर कितने थे तो 1951 में 24,000 यानी 24,000 यूनिवर्सिटीज के क्या थे ये कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में ये टोटल शिक्षक थे। और यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी कितनी थी 30 थी। अब हम लोग अगर वर्तमान में बात करें तो यहाँ पर 2018-19 के आंकड़े के अकॉर्डिंग देखें हम लोग यहाँ पर तो यहाँ कितना है यहाँ पे लगभग जो है ये हमारा कह सकते हैं कि ये देखिए आपको ये दिया है यहाँ पर ये इतना है यानी 12,84,957 है। ये क्या है ये हमारे ये टीचर्स हैं टीचर्स का आंकड़ा है। और यहाँ पर हम लोग बात करें अगर ये यूनिवर्सिटी नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी कितनी है 911 यूनिवर्सिटी है। तो ये यानी टोटल यूनिवर्सिटी की बात हो गई। तो स्कूल में स्टूडेंट तो काफ़ी यानी लाखों कह सकते हैं कि लाखों की संख्या में करोड़ों की संख्या में। तो ये कब के आंकड़े हैं 2015-16 में जो है हमको बताया गया है किसके MHRD के द्वारा यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज जो है डेवलपमेंट मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब हम लोग बात करें देखो ये दिया है यहाँ पे UGC। अब देखो UGC क्या है तो UGC हम लोग अगर बात करें तो UGC क्या है ये है आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस। तो इसमें क्या है हम लोग बात करें कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसमें जितने आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको मान्यता प्रदान करता है। उसकी जो रख रखाव उसकी बात करें हम लोग मान्यता प्रदान करना उसकी जो शिक्षक और बात करें शिक्षक और स्टूडेंट का रेशियो जो कह सकते हैं जो पढ़ने का जो उसके जो अनुपात है उसको जो है व्यवस्थित करना और उसको बराबर में लाना तो उसका जो है प्रमुख कार्य है। तो देखो UGC क्या है तो UGC की जो स्थापना की गई 1951 में उसके बाद में क्या किया गया अब जो है वर्तमान में देखें उसको यहाँ पे लाया गया HEC इसका नाम बदल क्या कर दिया गया है 2018 में ये क्या कर दिया गया है इसमें हम HEC कर दिया गया हायर एजुकेशन कमीशन उच्च शिक्षा आयोग। तो इसके स्थान पर क्या होगा उसके बाद में 2019 में एक थे व्यक्ति के कस्तूरी रंगन उनकी अध्यक्षता में तो क्या लाया गया एक NE कह सकते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाया गया जिसके तहत ये कहा गया कि हमारे यहाँ पर HEC के द्वारा शिक्षक और छात्रों का अनुपात क्या किया जाएगा कम किया जाएगा। यानी जैसे कि यहाँ पर 30 स्टूडेंट हैं तो 30 स्टूडेंट पर एक क्या होना चाहिए टीचर होना चाहिए। तो ये धीरे धीरे इसका गैप जो है कम। और उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था कि 2020 और 21 तक क्या था कि जो हायर जो आपके स्कूल हैं तो हायर स्कूल में यानी हायर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं तो उसमें क्या करना है यानी 25% से बढ़ाकर कितना करना है लगभग 30% उसका रेशियो करना है कितना यानी छात्रों का जो रेशियो है 30% करना है। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने देखा तो ये सब हमारे क्या थे कुछ ये आंकड़े थे। अब हम लोग बात करें अगर यहाँ पर देखो IMR इन्फेंट मोर्टली रेट। अब देखो यहाँ पर हम लोग बात करें ये क्या है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसकी हमारे जीवन अगर जीवन उसकी बात करें हम लोग कि हमारे जीवन प्रत्याशा क्या है। देखो यहाँ पर अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बात करें तो यहाँ पर जो है लगभग 68 यहाँ पे लगभग हम लोग बात करें जो मनुष्य ये औसत एवरेज जो आयु है कितनी 68 जो है यानी इतने साल तक मनुष्य क्या है जीता है यानी इसकी जो है औसत आयु है पूरे भारत की किसने यानी 2014 में इसको जो है मेजर किया गया था। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पर कि इसकी यहाँ पर जो डेथ रेट है वो 64% जो है और 24 थी तो उसको कितना कर यानी लाया गया है 64% जो है उसको कम कर दिया गया है। अगर हम लोग यहीं पे देखें तो आगे देखो यहाँ पर कि लोगों को जैसे कि हेल्थ सेंटर मैंने बताया था आपको कि अगर लोगों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी अगर हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे तो वहाँ क्या होगा
कि अच्छे से वहाँ पे चेकअप हो पाएगा और बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी। जब बच्चे स्वस्थ होंगे तभी क्या होगा, उनको से अच्छी शिक्षा मिल पाएगी। तो देखो ये हम लोग अगर बात करें तो एक व्यक्ति थे, इसका नाम था जैसे कि अरस्तु। इस उन्होंने क्या कहा था, सॉरी सुकरात, सोक्रेटिस थे सुकरात। उन्होंने क्या कहा था कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही क्या होता है, शिक्षा का निवास होता है, या कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही शिक्षा का निवास होता है। तो भाई अब अगर आपका मन स्वस्थ है, मस्तिष्क स्वस्थ है, तभी आप जो अच्छे से उसको जो एजुकेशन को ग्रहण कर पाएंगे, यानी उसका गेन कर पाएंगे। अब हम लोग अगर बात करें कि देखो हेल्थ, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बात करें हम लोग जो है हेल्थ में, देखिए तो देखो अगर हम लोग बात करें ये 2013 में यहाँ क्या था, 1,81,139 जो है ये क्या थे आपके जो है PHC और CHC। देखो PHC होता है प्राइमरी, क्या होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। जैसे आपके पूरे ब्लॉक में कई जो है आपके स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, तो वो 2014 में कितने हो गए, 1,82,000, 15 में इतने 84 हो गए, उसके बाद में 1,85,000, उसके बाद में अब जो है 2017 में अगर बात करें हम लोग तब कितने हुए हैं, ये 1,87,505। ये क्या है, हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। और जो CHC हैं हमारे, तो ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर जो है क्लिनिक को खोला गया, यानी इतने क्लिनिक हैं हमारे। अगर हम लोग बात करें बेड्स की, टोटल जो बेड्स गवर्नमेंट जो बेड हैं वो कितने अब हैं, 7,10,761 हैं। जिसके आप लोगों ने देखा था कोरोना काल में जो है बेड की काफ़ी संख्या को बढ़ाया गया है। लेकिन ये कब के आंकड़े हैं, ये हमारे लगभग 2017 के आंकड़े हैं। कब के हैं, 2017 के आंकड़े हमको देखने को मिल रहे हैं। तब कितना था, यानी बेड का गवर्नमेंट बेड रेशियो जो था 7,761 लगभग था। अब देखो नर्सिंग की बात करें, यहाँ पे डॉक्टर्स की कितने डॉक्टर, अब देखो तो यहाँ पे रजिस्टर्ड जो डॉक्टर हैं वो कितने हैं, 17,982। उसके बाद में जो नर्सिंग पर्सनल जो व्यक्ति की अगर बात करें तो यहाँ कितने लगभग 2,87,08,182 यहाँ पर जो है। और यहाँ पर जो है देखो PHC क्या, प्राइमरी मैंने बताया था प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और CHC क्या होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ANM इसकी फुल फॉर्म देखो एक्जिलरी नर्स हाइड्राइट्स, इसको बोलते हैं क्या, हम लोग बोलते हैं ANM बोलते हैं। तो फिर RM रजिस्टर्ड नर्सेज, तो ये सब सारा इनका जो है रेशियो हमको दिया गया है। तो इतना जो है इनका रेशियो था सबका। अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें कि यहाँ पर, तो अब हम लोग बात करें जैसे कि अब देखो यहाँ पे अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें, हमने अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी की बात करें यहाँ पर, देखो बेरोजगारी तो ये क्या है, तो देखो एक तो होता है सीजनल। ये सीजनल कहाँ होती है, जैसे कि रूरल एरियाज़ में। और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसको बोलते हैं क्या हम लोग कहते हैं इसको, डिसगाइज मीन होता है प्रच्छन्न, क्या होता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी कौन सी है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो देखो ये सीजनल क्या होती है, ये मौसमी बेरोजगारी होती है, मौसमी, और ये होती है प्रच्छन्न। तो मौसमी जैसे कि मतलब सीजनल हम लोग बात करें, जैसे कि हम लोग गांव में देखते हैं, जब जब बरसात होती है तो क्या होता है, धान लगा जाते हैं। उसके बाद धान लगाने के बाद क्या होता है, लोग व्यक्ति जो है वहाँ के लोग जो है अपने और काम में लग जाते हैं। तो क्या है ये सीजनल मौसमी कहते हैं बेरोजगारी है। और डिसगाइज्ड मीन्स प्रच्छन्न, जैसे कि डिसगाइड। अब यहाँ पे देखो डिसगाइज की हम लोग बात करें तो यहाँ पे प्रच्छन्न अगर बेरोजगारी की बात करें तो ये क्या है, तो यहाँ पे अगर जैसे मान लीजिए आपके पास 4 हेक्टर ज़मीन है, कितनी, 4 हेक्टर, और 4 हेक्टर में आपने मान लो आप कह सकते हैं कि 50 क्विंटल आपने गेहूँ उत्पन्न किया। और ये कितने लोगों के द्वारा, वहाँ पे 10 लोग लगे थे, यानी कितने लोगों के द्वारा, 10 लोगों के द्वारा। अब जो है वर्तमान में अगर मान लीजिए वहाँ पर 5 लोग और जो है बढ़ गए, कितने हो गए, 15 लोग। और जो उसका उत्पादन यानी प्रोडक्टिविटी रेशियो था, उत्पादन जो था उसका, वो कितना हो गया, वो आपका जो है कितना, 50 ही रहा, यानी 50 कुंटल ही रहा। और लगे कितने थे, यानी 5 लोग ज़्यादा हो गए। तो ये क्या हुआ, अब ये अगर बाद में इस 5 लोगों को हटा दिया जाए, यानी कह सकते हैं हम लोग जो है, जैसे पहले कितने लोग थे, 10 लोग, अब कितने हो गए, 15। तो यानी 5 लोग उसमें कम कर दिए जाएँ, 10 ही रखे जाएँ, तब भी हमारे जो उत्पादन पर क्या है, यानी इसको प्रोडक्शन पर कोई प्रभाव ना पड़े। यानी 50 कुंटल पहले था और 50 ही अब है, तो ये क्या है, यानी उत्पादन कोई फर्क पड़ा नहीं। तो इसी को जो 5 लोग कैसे हैं, ये यानी प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार है, डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट उसको बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, तो ये है प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार लोग कहलाएंगे। यानी क्या हुआ कि जो 5 लोग एक्स्ट्रा लगे हुए थे, तो ये क्या, इन्हीं को प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलेंगे। हम लोग आगे बात करेंगे तो देखिए इधर जो है, हाँ, तो अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ जो है हमारे फिनोमेना हमको देखने को मिलते हैं। देखो एक और भी स्टोरी एक है यहाँ पे, जैसे कि कुछ एक फैमिली है, तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग बात करें, एक विलेज है जहाँ पर एक फैमिली रहती है। तो वहाँ उस फैमिली में कुछ मेंबर्स हैं। कुछ मेंबर्स के द्वारा क्या है, वहाँ पे कुछ लोग क्लॉथ्स बनाने का काम करते हैं, और कुछ फैमिली क्या करती हैं, वहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया कि हम एग्रीकल्चर कॉलेज। तो वहाँ पे एक लड़का है,
तो उसने जो मतलब एक व्यक्ति है उसने अपने लड़के को कहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा। तो वहाँ पर उसने भेजा तो वहाँ पे उसने एग्रीकल्चर कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने के बाद में क्या किया उसने वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज में अच्छी सी मतलब जो है शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने गाँव में आया। उसने क्या किया मतलब विभिन्न प्रकार के यंत्रों के द्वारा उसने क्या किया कि अच्छा सा मतलब जो है कृषि में ग्रो किया। एग्रीकल्चर काफ़ी जो है काफ़ी उसका अच्छा हो गया, यानी कृषि में बढ़ोतरी हुई, काफ़ी उसका प्रोडक्शन में बढ़ गया। तो जिससे क्या हुआ, तो उसी वहाँ के लोग थे उन्होंने काफ़ी लोगों ने सराहना हुई और लोगों ने क्या किया विभिन्न प्रकार के जो और भी लोग थे, विभिन्न लोग थे, उन्होंने क्या किया अपने अपने बच्चों के लिए वहाँ पर एक एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना की। तो कॉलेज की स्थापना की, वहीं पे एक टीचर को नियुक्त कर दिया। तो उस टीचर के द्वारा क्या हुआ, यानी वहाँ पर विभिन्न मतलब लोगों को, विभिन्न कैटेगरी के लोगों को वहाँ क्या क्या कर दिया गया, वहाँ पर जो है उनको एग्रीकल्चर की शिक्षा दी जाने लगी, कृषि की शिक्षा दी जाने लगी। तो लोग वहाँ पर जो है काफ़ी लोग शिक्षित हो गए। अब वो क्या कर सकते हैं, यानी अब वहाँ के लोग काफ़ी मात्रा में हम लोग कह सकते हैं कि अपना कहते हैं कि सक्सेस हुए हैं। और गांव में एक वहाँ मीटिंग करने के बाद में क्या हुआ, बच्चों को शिक्षा दी गई। तो उसके बाद में लोग जो है पंचायत में एक स्कूल के द्वारा जो है गवर्नमेंट ओपन स्कूल, गवर्नमेंट ने उसके बाद स्कूल खोल दिया। और वहाँ पे लोग जो है गांव के पड़ोसी लोग थे, तो उन्होंने अपने क्या किया बच्चों को स्कूल जाना भेजना शुरू कर दिया। और वहाँ पे जो है कैसे गेव ट्रेनिंग है डॉटर है, यानी उसके जो मतलब पुत्र को है, बच्चों को सभी को क्या हुआ शिक्षा दी जाने लगी। तो हम लोग अगर बात करें कि अगर इसी प्रकार से लोग क्या करते हैं कि तरह तरह के जो कह सकते हैं कि अपने संसाधनों को उपयोग में ला रहे हैं और विभिन्न प्रकार के लोग अपने कह सकते हैं शिक्षा को बेहतर करने के लिए विभिन्न पहलुओं को अपना रहे हैं। तो हम लोगों ने ये देखा कि इस चैप्टर में क्या था कि लोगों को हेल्थ के बारे में समझाया गया है कि हेल्थ के रूप में क्या संसाधन है। तो यानी ये विभिन्न प्रकार के हमारे संसाधन ही थे कि डॉक्टर्स को नियुक्त किया जाए, यानी अधिक से अधिक मात्रा में हेल्थ सेंटर खोले जाएँ और अधिक से अधिक मात्रा में क्या हुआ वहाँ पर उसकी जो शिक्षा के जो स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, उसकी जो है स्थापना की जाए। उसमें क्या है मैंने बताया था कि 25.2% से इसका जो रेशियो है GER जो है कह सकते हैं ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट, जो नामांकन जो बच्चों का है, नाम की जो लिखने की प्रक्रिया है उसको बढ़ा करके 30% किया जाए। तो हम लोगों ने क्या देखा इस चैप्टर में, हम लोग को यही यहाँ से मिला कि जो यहाँ की साक्षरता दर के बारे में देखा हम लोगों ने, लिटरेसी रेट क्या है, तो ये यानी पूरे भारत की कितनी है, उसमें मेल कितने % जो साक्षर हैं, फीमेल कितने हैं। तो यानी टोटल साक्षरता कितनी थी 74%, उसमें भी मेल कितने थे, मेल हमारे 82%, उसके बाद में महिलाएं कितनी 60%, लगभग यानी बात का 16% का आज भी जो है डिफरेंस है। तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार इनकी हमको जो कहते हैं साक्षरता दर देखने को मिलती है। तो एजुकेशन में हम लोगों ने बात की थी कि विभिन्न प्रकार के स्कूल कॉलेज को खोल करके हम लोग जो एक दूसरे को शिक्षित कर सकते हैं। अब यहाँ तो कुछ जो है क्या जैसे इंडस्ट्री के द्वारा, इंडस्ट्री लगा करके लोगों को ये व्यापार करते हैं लोग, जैसे कि बाई शिप के द्वारा, जहाज़ के द्वारा, पानी वाला जहाज़ जो है उसके द्वारा क्या होता है वन कंट्री टू अनदर कंट्री जो है लोग कहते हैं कि एक दूसरे से क्या करते हैं मर्चेंट यानी व्यापार करते हैं, यानी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग बात करें कि तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में अगर मैन एंड वुमेन दोनों की बात करें, जैसे कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है कि कोई महिलाएं जो हैं कहते हैं कि वो अपने घरों का काम कर डोमेस्टिक वर्क में ज़्यादा हिस्सा ले रही हैं, किसमें डोमेस्टिक वर्क में। तो डोमेस्टिक मतलब घरेलू में ज़्यादा काम, वो काम में मतलब जो घरेलू काम में ज़्यादा हाथ बटाती हैं। उसके बाद में अगर पुरुषों की बात करें, पुरुष क्या है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादा है, ऑर्गेनाइज्ड। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, इसको हम लोग बात करें संगठित, क्या होता है संगठित, इसको हम लोग बोलते हैं संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र में देखो इसको जहाँ पर कैसे संगठित क्षेत्र वह क्षेत्र होगा जहाँ पर लोग जो है PF लोगों को PF मिलेगा, प्रोविडेंट फंड इसको बोलते हैं। उसके बाद में लोगों को हेल्थ की सुविधा भी होगी, लोगों को जो है हाउस रेंट भी मिलेगा और लोगों को HRA जिसी को बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस, HRA मिलेगा, TA ट्रैवलिंग अलाउंस दिएगा, DA डेयरिंग अलाउंस मिलेगा। नहीं सारी महंगाई भत्ता, ये बहुत सी सारी चीज़ें सब कुछ उपलब्ध हो। ये किस में, जैसे बैंकिंग हम लोग बात किस में जैसे कि बैंकिंग है आपका, बैंकिंग हो गया। उसके बाद में जैसे कि आर्मी, उसके बाद में पुलिस हो गया, मिलिट्री, ये सारी क्या हैं, ये हमारे जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर है यानी संगठित क्षेत्र हैं। या कुछ ऐसे लिमिटेड कंपनियां होती हैं वो भी संगठित, सारी बहुत सारी, जैसे कि बेल हो गया, गेल हो गया और ONGC हो गया, ये सारी क्या हैं, ये भी ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं। तो एक होता इन अनऑर्गेनाइज्ड, असंगठित क्या होते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि लोगों को अच्छे से कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से उनको प्रॉपर रूप से उनको रोज़गार नहीं मिलेगा, यानी रोज़गार उनको जो है वो प्रॉपर रूप से नहीं मिलेगा। तो इसलिए लोग वहाँ क्या रहेंगे, अब वो असंगठित लोग रहेंगे, उनको ना कोई हेल्थ की सुविधा होगी और ना तो कोई उनको, हम लोग बात कर सकते हैं ना तो कोई उनकी कोई फैसिलिटी होगी। और उनको जो सैलरी देने का तरीका वो भी क्या होगा, पता चला कि 15 डेज आपने वर्क किया है तो आपको 15 दिन की सैलरी मिल जाएगी आपको जो है, और 15 दिन अगर आप मान लीजिए बीमार हैं तो आपको जो है 15 दिन की सैलरी काट ली जाएगी। तो ये क्या है अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो इसी टाइप से हमारे यहाँ पर बहुत सारी जो
कह सकते हैं कि डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो इन डिफरेंसेस को दूर करने के लिए यानी हम लोग क्या है, हम लोग अच्छे से क्या है यानी कॉलेज की स्थापना, जैसे स्किल्ड कॉलेज हो गया, जैसे कौन से स्किल्ड यानी लोगों को अच्छे से स्किल किया जाए यानी कौशल के माध्यम से, कौशल। इसीलिए जो है एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा सरकार के द्वारा 2014 में शुरू किया गया था। तो इसमें ये लोगों को कहा गया कि लोगों को अच्छे से, जैसे जो बच्चे हैं 14 साल से ऊपर हैं उनको क्या स्किल किया जाए, उनको जो है कह सकते हैं जो हम लोग बात करें कि तो बहुत सारे ऐसे स्कूल्स खोल दिए जाएँ जो इसको जहाँ पर व्यवसायिक शिक्षा, जैसे ITI कॉलेज हैं या जो पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, तो इसके माध्यम से लोगों को विभिन्न प्रकार के रोज़गार मिल जाएंगे। तो लोग कैसे हो जाएंगे जी, ये भी कुछ संगठित क्षेत्र में लोग काम करेंगे, तो इनको जो है इसकी मात्रा संगठित क्षेत्र में लोगों की बढ़ जाएगी और लोग जो अच्छे से उसको जो है हम लोग बात करें तो अपना जीवन यापन कर पाएंगे। और जो है तो इसका जो है हम लोगों ने फिर एक देखा था कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या थी, हरित क्रांति। तो 1961 में ये हरित क्रांति लाई गई। तो यहाँ पर ये एक व्यक्ति थे भारत की हमारे थे, वो स्वामीनाथन, जिसने क्या किया, उन्होंने जो है हरित क्रांति को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह के कृषि और HYB, तो ये क्या है, हाई यील्ड वैराइटीज़ के सीड्स को यूज़ में लाया गया। तो वहाँ पे क्या हुआ, काफ़ी पैदावार जो उसका ग्रेन प्रोडक्शन जो है बढ़ गया काफ़ी। तो हम लोग अब पूरे विश्व में अगर बात करें तो वो जो हमारे हम लोग क्या है, तो एक थे नॉर्मन बोरलॉग, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। और भारत के जनक जो हैं, जो फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, और स्वामीनाथन है। तो हम लोगों ने ये चैप्टर देखा कि संसाधन क्या है, तो ये चैप्टर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर 3 जो है अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।